लेक्चर नंबर 48 पार्ट 1 इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सब लीज। व्हाट इज सब लीज? जनरली क्या होता था, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कि एक लेसर होता था और एक लेसी होता था। बीबी सर अपना स्टूडियो ए के सर को लीज पे दिए हैं, ठीक है। सो बीबी सर इज लेसर, ए के सर इज लेसी, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सब लीज। उसमें क्या होता था कि उसमें क्या होगा, एक लेसर होगा, एक लेसी होगा, उसके बाद एक और लेसी होगा। ये कैसे लेसी हुआ? ये जो लेसी है वो खुद फिर से लीज पे दे देगा सामान को, जो वो खुद लीज पे लिया था। जिस एसेट को वो लीज पे लिया था उसी एसेट को दूसरे आदमी को लीज पे दे रहा है। बीबी सर, ए के सर, तीसरा आदमी, थर्ड पार्टी। तो ये जो बीच वाला इंटरमीडिएट लेसी जो है वो लेसर भी बन जाता है, ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट है इसको कहते हैं हम लोग सब लीज। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एसेट का लाइफ, जो बीवी सर का एसेट है, स्टूडियो है, उसका लाइफ है 10 साल, लेकिन वो बीवी सर जब ए सर को लीज दिए है वो 10 साल का लीज टर्म। और उसके बाद ए सर अगर किसी तीसरा आदमी को लीज पे दे रहे हैं तो वो जब एसेट को लीज पे देंगे तो वो एसेट का वो जो लीज टर्म होगा वो 10 साल के ऊपर का नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ए सर के लिए ही सिर्फ 10 साल का है, ठीक है। जब डेप्रिसिएशन आप ढूंढोगे तो बीबी सर डेप्रिसिएशन 40 साल पे लगाएंगे, ठीक है, अगर ऑपरेटिंग लीज अगर वो मान रहे हैं तो। लेकिन एके जब करेगा तो एक जब करेंगे, एके जो है उनको तो लेसी हैं, और लेसी को सिंगल अकाउंटिंग होता है, और लेसी को फिर पीपी रिकॉग्नाइज करना होता है। तो सर जो डेप्रिशिएट करेंगे वो 10 साल पे करेंगे, क्योंकि लीज टर्म सिर्फ 10 साल का है। और जो तीसरा आदमी है वो भी डेप्रिशिएट करेगा ओवर द लाइफ, जो भी उसका जितना भी उसका लीज टर्म है, वो 10 साल हो सकता है या 10 साल से कम हो सकता है। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बिना किसी कंफ्यूजन के। फाइन, ठीक है, ओके। ये तो अगर डेप्रिसिएशन के बाद। दूसरा बात, जब अब हम लोग अगर ए के सर का बुक्स में देख रहे हैं, दैट इज इंटरमीडिएट लेसर जो है आदमी, उनका जो बुक्स होगा वो सबसे पहले जब उनके पास पीपी जब थी वो लीज पे लेंगे बीबी सर से, तो वो अपना बुक्स में क्या एंट्री देंगे? बुक्स में एंट्री देंगे वो ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। अपने बुक्स में वो एसेट एक रिकग्नाइज करेंगे और लाइबिलिटी भी रिकग्नाइज करेंगे। सिंगल अकाउंटिंग मेथड है, तो एसेट रिकग्नाइज किए, ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, ROU एट द रेट एट द वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी प्लस अगर क्या उसको कहते हैं कमेंसमेंट डेट से पहले का वैल्यू, और लीज लाइबिलिटी तो है भी जो भी अमाउंट है, ठीक है। ये तो तब का बात हुआ जब ए सर लीज पे ले रहे हैं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं सर? लीज पे अब दे रहे हैं। तो सर अब अपने अकाउंट अब बुक में कैसे लिखेंगे उसको? टू पीपी तो लिख देंगे, क्योंकि एसेट तो चला जाएगा, टू ROU एसेट गया बाहर। डेबिट क्या करेंगे? लीज रिसीवेबल, क्योंकि अब जो तीसरा आदमी है वो सर को लीज देगा, तो लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीपी। ये सेकेंड एंट्री हुआ। पहला एंट्री सर क्या किए थे? पीपी टू लीज लाइबिलिटी, ठीक है। तो अगर जब नेट इफेक्ट देखोगे तो नेट एंट्री बनता है रेंट रिसीवेबल, दैट इज लीज रिसीवेबल टू लीज लाइबिलिटी, क्योंकि एक बार पीपी तुम अपने बुक्स में लाया था जब लीज मिला था, लीज तुमको मिला था, अब लीज पे दे रहा है तो एसेट फिर से तुम निकाल रहा है। एक बार डेबिट किया था एसेट, अब एक बार क्रेडिट कर रहा है, तो एसेट अपने बुक से निकल गया है। तो एक्चुअल में आया क्या? लीज रिसीवेबल बुक्स में आया और लीज लाइबिलिटी बुक्स में आया, ठीक है। तो जब इंटरमीडिएट लेसी का जब बुक्स देखोगे उसका बैलेंस शीट, तो उस बैलेंस शीट में तुमको पीपी नहीं दिखेगा, सिर्फ तुमको लीज लाइबिलिटी दिखेगा और लीज रिसीवेबल दिखेगा। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब डे 1 बैलेंस शीट बनाओगे तो एसेट के साइड ROU था और इधर लीज लाइबिलिटी था। लेकिन जब यही आदमी जब फिर से दूसरा आदमी को लीज पे दे दिया तो क्या हुआ? ये जो ROU एसेट था वो चला गया, ROU एसेट की जगह ROU एसेट की जगह लीज रेंटल आ गया। लीज लाइबिलिटी को कोई टच नहीं किया, जो चेंज हुआ यहाँ चेंज हुआ, ROU की जगह वहां पे लिखाएगा लीज रिसीवेबल, ठीक है, परफेक्ट। यही था तुम्हारा सब लीज। इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ये एक टॉपिक था, ठीक है। क्वेश्चन अगर है तो आई डोंट थिंक कि है या फिर नहीं है, लेट मी चेक। नहीं है।
पेज नंबर 61, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उस टॉपिक का नाम है सेल एंड लीज बैक। क्या होता है भाई सेल एंड लीज बैक? सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या है कि जो क्या हुआ कि एक आदमी था, वो उसको घर बेचना था, अपना घर उसको बेचना था। तो वो आदमी क्या किया कि उसके पास पैसा नहीं था, तो बोला कि ठीक है घर बेच देते हैं। तो वो घर बेच दिया अपना, एक आदमी उसको घर खरीद लिया। लेकिन जब ये आदमी घर बेच दिया तो कहाँ रहेगा, नहीं रह पाएगा कहीं, मतलब उसके पास अपना घर नहीं था, वही एक घर था लेकिन तो बेच दिया। तो ये आदमी जो बेचने वाला, जो सेलर था, वो बोला कि सर आप तो इस घर में रहिएगा नहीं, या फिर आप रहिएगा या फिर कुछ भी, अगर आप हो सके तो आप हमको लीज पे दे दीजिए, हम आपको रेंट देते रहेंगे। तो जो बायर था बोला कि हाँ ठीक है। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ, पहले ये जो अग्रीमेंट हुआ उसको कहते हैं सेल एंड लीज बैक। कैसे? पहले सेल हुआ, सेलर सेल किया बायर को, ठीक है, फिर बायर क्या किया, उसको लीज पे दे दिया, किसको? सेलर को। तो बायर क्या बन गया? लेसर, और सेलर बन गया लेसी, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेलर इट इज सेल एंड लीज बैक। आ गया समझ में? तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री क्या देंगे? बहुत नॉर्मल एंट्री है मेरे भाई। सेल हुआ है तो उसका एंट्री देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पीपी, एसेट गया, कैश आया वो। और जब लीज पे तुमको सामान मिल रहा है तो तुम लेसी हो, तो तुमको तो वही फिनेंशियल सिंगल एंट्री देना है। सिंगल एंट्री में एसेट रिकग्नाइज और लायबिलिटी रिकग्नाइज। तो सेकंड एंट्री में तुम क्या करोगे? आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू एलएल कर दोगे। तो दो एंट्री बनेगा, एक कैश टू सेल और कैश टू पीपी, और उसके बाद आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। नॉर्मल। तो इसमें खास क्या था? ये एंट्री नहीं देना है। जो दो एंट्री बोले थे वो कॉन्सेप्ट वाइज सही है, लेकिन ये एंट्री हम लोगों को नहीं देना है, इसको काट देना है, ठीक है, ओके, परफेक्ट। उसकी जगह एंट्री क्या देना है हम लोगों को? पहला एंट्री क्या था? कैश अकाउंट डेबिट टू पीपी, ये तो एंट्री था। दूसरा एंट्री क्या था हमारा? आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। ये दोनों एंट्री को मिक्स कर देना है, कैश अकाउंट डेबिट, आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू पीपी, और उसके बाद टू लीज लायबिलिटी। बस ये दोनों एंट्री को मिक्स कर दो, और जो भी डिफरेंस बचेगा वो पीएल में चल जाएगा, ठीक है। क्यों पीएल, क्यों डिफरेंस क्यों बचेगा मेरे भाई? कैश टू पीपी करोगे तो पीपी का वैल्यू तुम फेयर वैल्यू जो होगा उस पर लिख दोगे, ठीक है। लेकिन जब क्या उसको कहते हैं, लाइक नॉर्मल फॉर एग्जांपल, तुम्हारा क्या हुआ कि 100 रुपया का सामान था, तुम्हारे बुक्स में कैरिंग वैल्यू 100 रुपया था, फेयर वैल्यू 120 रुपया था। तो तुम जब बेचोगे तो 120 पे बेचोगे, तो जनरल एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीपी टू पीएल, क्योंकि 20 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है। पीपी जब बाहर जाता है बुक से तो कैरिंग अमाउंट पे जाता है, तो डिफरेंस आ गया तुम्हारा कैश और पीपी के बीच में, तो पीएल में गया। वैसे ही ये तो पहला एंट्री था कैश टू पीपी टू पीएल, लेकिन दूसरा एंट्री था आरओयू ए टू एलएल। एलएल हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, और आरओयू का प्रेजेंट वैल्यू प्लस कमिटमेंट से पहले का अमाउंट वो भी ऐड करते थे, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो भी पीएल में जाता था। तो जब दोनों को ऐड कर रहे हैं दोनों एंट्री को, तब हम लोग जो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो भी पीएल में जाएगा, ठीक है। जो कैश का जो अमाउंट होगा वो जितना रिसीव हुआ है वो लिखेंगे, जो पीपी का अमाउंट होगा वो कैरिंग अमाउंट होगा, लीज लायबिलिटी का जो अमाउंट होता है वो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो लिखाएगा। इसमें एक बचा क्या उसको कहते हैं पीएल, वो पीएल का अमाउंट होगा वो बैलेंसिंग फिगर वो होगा। लेकिन जो आरओयू ए है उसका तुमको वैल्यू निकालना होगा, वो वैल्यू क्या होता है उसको निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा? तुमको जाना होगा उसका वैल्यू तुमको क्यों निकालना है वो बता देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि हमारे बुक्स में एसेट जो घर था उसका वैल्यू था 100 रुपया, लेकिन जब हम उसको लीज पे ले रहे हैं, तो जब लीज पे ले रहे हैं तो एंट्री दे रहे हैं आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू एलएल, परफेक्ट। तो ये जो आरओयू का अमाउंट होगा वो प्रेजेंट वैल्यू होगा। तो हो सकता है कि हर साल कुछ कुछ रेंट मिला होगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढेंगे तो आरओयू का एसेट का अमाउंट मिल जाएगा, परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे इसी आरओयू का, ये जो घर का जब लीज पे लिए हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है 130 रुपया, लेकिन यही जो एसेट सेम घर जब तुम्हारे बुक्स में था वो तो 100 रुपया पे था। तो भाई सेम एसेट जब तुम अपने बुक्स में 100 रुपये पे दिखा रहे थे, तुम उसको उसी एसेट को 130 पे क्यों दिखा रहे हो? हाँ सच बात है कि लीज पे लिए हो, अब ओनर कोई और है, लेकिन तब भी तुम ये काम नहीं कर सकते हो,
कि सेम एसेट को कैरिंग वैल्यू जो अलग था उसकी जगह दूसरा ज़्यादा का वैल्यू का तुम अति दे रहा है, कि तुम नहीं कर सकते हो। आया समझ में? एकदम परफेक्ट। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, एक ऐसा अमाउंट ढूंढना होगा आर यू एसेट का जो मैच करेगा किसके साथ, द कैरिंग वैल्यू व्हेन इट वाज, कैरिंग वैल्यू ऑफ द घर व्हेन इट वाज इन द बुक्स। जब बुक्स में वो घर था तो उसका दाम 100 रुपया था, लेकिन उसको हम लोग बेचे थे फेयर वैल्यू पे 120 रुपये पे। अब वही घर जब हमारे पास आ रहा है तो वो 130 में हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये तो गलत है, हम 130 पे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम उसको 120 पे करेंगे या फिर समथिंग कुछ अमाउंट पे। तो अमाउंट पे क्या निकालना होगा, वो अमाउंट होगा प्रोपोर्शनेट अमाउंट बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। जो सेलर का बुक्स था उसका कैरिंग अमाउंट 100 रुपया था, लेकिन फेयर वैल्यू 150 रुपया था। अब यही घर जब हम अपने बुक्स में फिर से रिकॉग्नाइज करें ऑन लीज, तो उसका कैरिंग अमाउंट हम लोग, उसका जो अमाउंट लिखेंगे वो हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट लिखना होगा। क्या अमाउंट लिखेंगे हम लोग, जो एक तुमको डायग्राम बनाना होगा, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू हेडिंग, इसका पर्टिकुलर में पहला लिखोगे व्हेन सेल हैपेंड, तो सेल हैपेंड तो कैरिंग अमाउंट 100 रुपया, फेयर वैल्यू पे 150 रुपया। जब लीज लिया, सेकेंड पॉइंट, तो जब लीज लिया ना तो फेयर वैल्यू के नीचे तुमको वो अमाउंट लिखना होगा जो तुम लीज लाइबिलिटी में जाके लिख रहे थे। जब तुम जर्नल एंट्री दोगे ना, 4 वाला जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, ROU टू PP और टू LL, तो उसमें जो LL का अमाउंट होगा वो तुम वहां पे लिखोगे फेयर वैल्यू की जगह। और उसके बाद तुमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, दैट इज 150/100 इंटू लीज लाइबिलिटी जब करोगे तब तुमको अमाउंट जो आएगा वो कैरिंग अमाउंट का आ जाएगा, 100 रुपया के नीचे लिखने वाला। तो वो जो अमाउंट होगा उसी अमाउंट पे तुमको ROU को रिकॉग्नाइज करना है जब लीज ले रहे हो तुम। समझे? इसके लिए क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखो, साफ सुथरा क्वेश्चन। सेलर है AK है, अपना घर बेच रहे हैं अजय को, कैरिंग अमाउंट है 50 करोड़ AK के बुक्स में और फेयर वैल्यू है 75 करोड़। ठीक है, ये सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है। जब सर बेचे थे तो उस टाइम कैरिंग अमाउंट 50 करोड़ था, फेयर वैल्यू 75 करोड़ था। जब वापस लीज पे ले रहे हैं तो लीज का टर्म है 10 साल, रेंट है 10 करोड़ पर एनम और डिस्काउंटिंग फैक्टर है 10% पर एनम। ठीक है, हम लोग क्या सोचे थे कि हम लोग जर्नल एंट्री देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू PPE टू PL। जब हम लोग सेल कर रहे हैं, AK सर बेच रहे हैं तो 75 करोड़ 50 और गेन हुआ 25 करोड़ का। और दूसरा एंट्री हम लोग क्या देते हैं, जब लीज पे ले रहे हैं तो ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू LL। ये दोनों का अमाउंट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंट। लीज रेंट है 10 करोड़ पर एनम, तो 10 करोड़ पर एनम फॉर 10 साल एट द रेट 10% निकालोगे तो वो तुम्हारा निकलेगा 61 करोड़ के आसपास। ठीक है, लेकिन सर क्या बोले थे कि ये दोनों एंट्री तुमको नहीं देना है, कंबाइंड एंट्री देना है। परफेक्ट, ओके परफेक्ट। क्यों देना है उसका रीजन बताएं। देखो, AK सर के बुक्स में जब कैरिंग अमाउंट था वो 50 करोड़ था जब सर बेचे थे। वही घर को वापस सर जब लीज पे ले रहे हैं तो ROU कितना पे डेबिट कर रहे हो तुम, 61 करोड़ पे। मेरे भाई यही घर जब मेरे अकाउंट बुक्स में था तो 50 करोड़ का था। अब तुम उसको 61 करोड़ पे कैसे रिकग्नाइज कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो। इसके लिए तुमको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना होगा। ठीक है, अभी निकालेंगे हम लोग। पहले तो जर्नल एंट्री कंबाइन करना है, कैश अकाउंट डेबिट ROU टू PPE टू LL टू PL। ठीक है, कैश अकाउंट में जो जाएगा जितना कैश मिला है, ROU को छोड़ दो, PPE इतना जाएगा जो कैरिंग अमाउंट था, कैरिंग अमाउंट कितना 50 करोड़ टू लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी क्या होता है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो कैश फ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे कैश फ्लो का वो तुम्हारा निकलेगा 61 करोड़, लिख दो 61 करोड़। ठीक है, अभी PL का अमाउंट नहीं पता चला क्योंकि बैलेंस फिगर नहीं पता है हमको। ROU एसेट, तो ROU का जो अमाउंट होगा वो ढूंढना होगा। ROU का अमाउंट क्या होता है, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होता है किसका, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का। तो बॉक्स बनाएंगे फिर से, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, पहला पर्टिकुलर जब सेल हुआ तो कैरिंग अमाउंट 50 करोड़ और क्या उसको कहते हैं फेयर वैल्यू 75 करोड़। अब जब लीज पे ले रहे हैं, अब जब हम लोग लीज पे ले रहे हैं तो फेयर वैल्यू की जगह नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, लीज लाइबिलिटी का अमाउंट। लीज लाइबिलिटी का अमाउंट कितना हम लोग लिखे हैं, 4 को जनरल थी उसमें लीज लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है, 61 करोड़ 45 लाख रुपया। तो जब हम लोग ये वाला बॉक्स बना रहे हैं तो जो लीज का बात लिखे हैं उसमें जो फेयर वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू लीज लाइबिलिटी का अमाउंट। तो लीज लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है, 61 करोड़ लिख दो। तुम्हारे पास 3 अमाउंट है, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू और उसके बाद ये भी फेयर वैल्यू
जब सेल हुआ और जब लीज हुआ, तो ROU का ये जो कैरिंग वैल्यू होगा वो तुमको ढूंढना है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुमको पता चल गया कि 40.97 तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है। तो ROU आ जाएगा 40.97 पे, ठीक है। और PL जो भी बैलेंसिंग फिगर जाएगा वो 4.52 बैलेंसिंग फिगर चला गया। समझ में आ गया? परफेक्ट। तो यहाँ वाला कंबाइंड एंट्री देखें तो हम लोग को पता चला कि प्रॉफिट हम लोगों को सिर्फ 4.5 करोड़ का हो रहा है, लेकिन जब 2 को एंट्री दिए थे उसमें प्रॉफिट गेन हो रहा था 25 करोड़ का। गलत गेन हो रहा था भाई वो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है हम कैरिंग वैल्यू कुछ और था, अब उसका रिकग्नाइज अलग पे कर रहे हो, तो गलत हम लोग रिकग्नाइज कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया तुमको? वेरी गुड ब्रो। ठीक, तो इससे चीज़ हम लोग क्या सीखें। और ये जो तुम्हारा 4.52 CR ही क्यों आया और उधर 25 करोड़ था, वो क्यों, कैसे मैनेज कैसे हो रहा है, उसके लिए वर्किंग नोट टू देखोगे पेज 63 पे। सेल हुआ था 50 करोड़ का और हम लोग रिकग्नाइज कितना कर रहे हैं, 40 करोड़ पे। ROU अभी जो सेकंड एंट्री है उसमें रिकग्नाइज कितना कर रहे हैं, 40 करोड़ पे। एक्चुअल सेल पे प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है, 9.03। सॉरी, एक्चुअल सेल पे प्रॉफिट नहीं, एक्चुअल सेल कितना हो रहा है, सेल किए 50 करोड़ पे, लीज कर रहे हैं 40 करोड़ पे। सेल किए 50 करोड़ पे, कैरिंग वैल्यू उतना पे किया, इसलिए 50 करोड़ ले रहे हैं। और जब लीज ले रहे हैं तो लीज जब ली है तो ROU कितना में रिकग्नाइज किए, 40 करोड़ पे किए हैं। तो एक्चुअल हम सेल कितना का किए, सेल हम लोग 9 करोड़ का ही किए हैं। तो 9 करोड़ पे हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है 4.52 करोड़ का। एग्जैक्ट 4.52 है। अगर 2 को एंट्री देते तो 25 करोड़ अपना प्रॉफिट दिख रहा होता, वो गलत प्रॉफिट दिख रहा होता। इसीलिए ये हम लोग कंबाइंड एंट्री देते हैं। समझ में आ गया? एक तो जब भी सेल एंड लीज पे का क्वेश्चन बने तो हम लोग कंबाइंड एंट्री देंगे, पहला चीज। और दूसरा चीज, ROU का जो वैल्यू होगा वो हम लोग को प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना होता है, ठीक है। ये 2 चीज ये ध्यान रखना जब सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है। चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक था, ये जो बात हम लोग किए वो तब का था जब हम लोग ऑन मार्केट टर्म्स पे काम कर रहे थे। ऑन मार्केट टर्म्स क्या होता है कि अगर फेयर वैल्यू 75 करोड़ है तो सेल भी 75 करोड़ पे होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा एग्रीमेंट होता है जो ऑफ मार्केट टर्म्स होता है। ऑफ मार्केट टर्म्स क्या होता है कि फेयर वैल्यू 75 करोड़ है लेकिन हम बेच रहे हैं उसको 90 करोड़ पे, तो वो कहेगा ऑफ मार्केट टर्म्स। और वो क्वेश्चन अगर सेल एंड लीज बैक का है तब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है तो पहले कंबाइंड एंट्री देंगे, कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट, ROU अकाउंट डेबिट, 2 PPE 2 LL, बैलेंसिंग फिगर PL, ये एंट्री तो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या? एक बात ये ध्यान में रखना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोग ऑफ मार्केट टर्म से सेल किए हैं, 75 करोड़ का फेयर वैल्यू था लेकिन 90 करोड़ बेच रहे हैं, 15 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 15 करोड़ तुम प्रॉफिट पे नहीं दिखा सकते हो, तुमको उसको लोन दिखाना होगा। और लोन कैसे दिखाना होगा, तुम लेसी के बुक्स में अभी तक अकाउंटिंग कर रहे थे। ये जितना भी बात बोले हैं, अभी से पहले वाला AK सर का बात कर रहे थे। AK सर क्या थे, सेलर थे और वही लेसी भी थे। तो ये सारा एंट्री लेसी के बुक्स में हुआ है, ठीक है। तो लेसी जब बेचा है, सेलर वही तो लेसी है, तो सेलर जब 75 करोड़ का सामान 90 करोड़ में बेचा है तो 15 करोड़ का जो अमाउंट है वो सेलर उसको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि वही सामान फिर से वो लीज पे लिया है। तो ये जो 15 करोड़ है उसको बोला जाएगा कि वो लोन लिया है। जो सेलर है वो लोन लिया है बायर से, जो लेसी है वो 15 करोड़ का लोन लिया है लेसर से। तो तुमको 2 को एंट्री देना होगा, एक एंट्री लोन लेने का और दूसरा कंबाइंड एंट्री। पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट 15 करोड़, दूसरा एंट्री कंबाइंड एंट्री होगा। कौन सा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 75 करोड़। टोटल तो कैश कितना हुआ उधर 75, सॉरी जो हम क्या बोल रहे थे, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन 15 करोड़, दूसरा कंबाइंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, ROU अकाउंट डेबिट 2 LL 2 PPE डिफरेंस PL, ठीक है। ये वाला जो कैश, जो सेकंड एंट्री, जो कंबाइंड एंट्री, उसमें जो कैश का अमाउंट जाएगा वो 75 करोड़ जाएगा। भाई सेल, तुमको कैश तो 90 करोड़ मिल रहा है, तुम 75 करोड़ क्यों कर रहा है मेरे भाई? जस्ट इससे पहले पहला एंट्री जब लोन लिए तो उसमें कैश अकाउंट डेबिट किए थे 15 करोड़, एक्चुअल में उधर 15 करोड़ या 75 करोड़, कैश टोटल 90 करोड़ आ रहा है। लेकिन एक का हम लोग जो लीज ले रहे हैं, जो लीज का अकाउंटिंग कर रहे हैं वो 75 करोड़ का करेंगे, बाकी जो 15 करोड़ उसका लोन का अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। तो परफेक्ट हम लोग 90 करोड़ मिला, उसका 15 करोड़ का कैश, जो 15 करोड़ का जो कैश है उसका अकाउंटिंग एज अ लोन करेंगे, बाकी का 75 करोड़ का एज अकाउंटिंग लीज का करेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट किए 75 करोड़ से, ROU को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, PP का अकाउंट जो कितना कैरिंग वैल्यू था 50 करोड़ से लिख देंगे। टू लीज लाइबिलिटी का अमाउंट हमको ढूंढना होगा जो प्रेजेंट वैल्यू होगा लीज टर्म का,
और बैलेंसिंग फिगर पीएल में जाएगा। तो जब तुम लीज लाइबिलिटी का अमाउंट निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए टोटल लीज का, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन तुमको देखा है, आ जाओ तुम पेज नंबर 63 पे, ठीक है। उसमें तुम देखोगे सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है। कैरिंग अमाउंट 50 करोड़ का है, फेयर वैल्यू 75 करोड़ है, लेकिन सेलिंग प्राइस 90 करोड़ है। हम लोग लीज बैक ले रहे हैं, ठीक है। सेल की एक ही साल सेल किए थे, अब वापस फिर से लीज बैक कर रहे हैं। लीज बैक कर रहे हैं तो टर्म था 10 साल का, डिस्काउंट फैक्टर 10% और रेंट है 12 करोड़ पर एनम। ओके, क्वेश्चन ऑफ मार्केट टर्म्स का है और सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन है। ऑफ मार्केट टर्म्स क्या है कि 15 करोड़ रुपया का जो लोन है वो 15 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा ऑफ मार्केट है, तो वो लोन हो जाएगा, ठीक है। तो एक के बुक्स में जो लेसी है उसके बुक्स में क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन 15 करोड़, ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री कॉम्बिनेशन एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट 75 करोड़, 90 करोड़ नहीं लिखेंगे क्योंकि 15 करोड़ पहले लिख चुके हैं। आरओयू का अमाउंट अभी छोड़ दो। 2 पीपी करो 50 करोड़ जो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है। 2 एलएल और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर पीएल। तो जो एलएल होगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होता है। कैश फ्लो कितना था, 12 करोड़ पर एनम लेसी को देना है, ठीक है। कितना साल, 10 साल तक। तो जब निकालोगे 12 करोड़ फॉर 10 साल, वो निकलेगा 73.73 करोड़। लेकिन एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा 12 करोड़ रुपया है, वो जो लीज रेंट है 12 करोड़, वो क्यों है उतना ज़्यादा अमाउंट मेरे भाई? इसीलिए है क्योंकि फेयर वैल्यू 75 करोड़ था। जब 75 करोड़ पे खरीदा था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में पेज नंबर 62 पे, तो उस टाइम लीज रेंट 10 करोड़ रुपया था। लेकिन अभी 90 करोड़ में खरीद रहा है। भले ही ज़्यादा अमाउंट पे खरीद रहा है लेकिन रेंट भी ज़्यादा ले रहा है। उस टाइम 10 करोड़ रुपया था रेंट, अब 12 करोड़ ले रहा है, ठीक है। तो उस टाइम जो 75 करोड़ था उसका जितना भी अमाउंट का लीज सेल किया था उतना अमाउंट पे हम लोग लीज का काउंटिंग कर रहे थे। लेकिन जितना भी इस बार सेल किया है उतना का लीज का काउंटिंग नहीं कर रहे हैं। तो जो भी रेंट है उसको हम लोग पूरा लीज का अति नहीं कह सकते हैं, समझे। इसलिए जो रेंट है तो हम लोगों को 12 करोड़, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं वो 73.73 करोड़। उसमें कुछ जो उसका जो उसमें जो 15 करोड़ 73.73 करोड़ में 15 करोड़ लोन का एलिमेंट है, समझे। और बाकी का जो 58.73 है उसको लीज लाइबिलिटी कहेंगे हम लोग। भले ही एक्चुअल लीज लाइबिलिटी तुम्हारा 73 करोड़ का है। लीज लाइबिलिटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। तो 12 करोड़ कैश फ्लो है फॉर 10 साल, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो 73 करोड़ आ रहा है। लेकिन ये जो 73 करोड़ है वो पूरा तुम्हारा लीज लाइबिलिटी नहीं है। लीज लाइबिलिटी पूरा 73.73 करोड़ नहीं है। इसमें से सिर्फ 58 करोड़ तुम्हारा लीज लाइबिलिटी है। बाकी का जो 15 करोड़ है दैट इज बिकॉज ऑफ लोन, समझे। तो यहाँ पे 58.73 करोड़ तुम्हारा लीज लाइबिलिटी में जाएगा। परफेक्ट। तो तुम्हारे पास अब 4 गो पॉइंट में से 5 गो कंपोनेंट जो कॉम्बिनेशन का एंट्री है उसमें से तुम्हारे पास 3 गो है। अब आरओयू का अमाउंट निकालना है और पीएल का अमाउंट निकालना है। आरओयू का अमाउंट कैसे निकलता है, हम लोग प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना होता है। तो बॉक्स बनाओ, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू पर्टिकुलर 1 जब सेल हुआ तो कैरिंग अमाउंट कितना का था, 75 करोड़। कैरिंग अमाउंट कितना, सॉरी 75 करोड़, 50 करोड़। कैरिंग अमाउंट 50 करोड़। फेयर वैल्यू क्या है, 75 करोड़। 50 करोड़ 75 करोड़ आ गया, ठीक है। परफेक्ट, आ गया समझ में, क्लीन। अब ये कब हुआ, जब सेल हुआ था। अब जब लीज हो रहा है तो कैरिंग अमाउंट तो नहीं पता है, डेट इज तो आरओयू। फेयर वैल्यू क्या होता है, लीज लाइबिलिटी अकाउंट। लीज लाइबिलिटी अकाउंट कितना है, 58.73 करोड़। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको पता चल जाएगा आरओयू का अमाउंट हो जाता है तुम्हारा 39.15 करोड़। तो कैश अकाउंट डेबिट 75, आरओयू 39.5, 2 पीपी 50, 2 एलएल 58.73, बैलेंसिंग फिगर पीएल। आगे बात समझ में, परफेक्ट, समझ में आ गया मेरे भाई। तो अभी हम ये वाला पहले हम लोग सेल एंड लीज बैक में 2 कॉन्सेप्ट, 2 टॉपिक, 2 पॉइंट हम लोग याद रखना है। जब भी सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन होता है तो हम लोग पहला चीज कंबाइंड एंट्री देते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट आरओयू टू पीपी टू एलएल। और इसमें जो आरओयू का अमाउंट होता है दैट विल बी प्रोपोर्शनेट अमाउंट। पहला पॉइंट कॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट आरओयू का अमाउंट प्रोपोर्शनेट, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है सेल एंड लीज बैक का। लेकिन सेल एंड लीज बैक ऑफ मार्केट टर्म्स से अगर हो रहा है तब हम लोग को क्या क्या दिमाग में रखना है, उसमें एक कॉम्बिनेशन एंट्री नहीं 2 कॉम्बिनेशन एंट्री होगा। सॉरी, एक कॉम्बिनेशन एंट्री नहीं 2 एंट्री होगा, जिसमें एक कॉम्बिनेशन एंट्री एक नॉर्मल एंट्री। अगर ऑफ मार्केट टर्म्स हो रहा है तो जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको लोन कहा जाएगा, ठीक है। तो पहला एंट्री लोन का, दूसरा एंट्री तुम्हारा कॉम्बिनेशन एंट्री होगा, और तीसरा पॉइंट कि तुमको जो आरओयू का अमाउंट होगा वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा,
ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गया। अभी 3 के बाद एक और पॉइंट दिमाग में रखना है क्या, कि जो एल का अमाउंट होगा, लीज लायबिलिटी का अमाउंट, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस माइनस लोन टेकन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस था 73 करोड़, उसमें से 15 करोड़ जो भी लोन था उसको माइनस करोगे, तब जो अमाउंट आएगा दैट विल बी एल। ठीक है, वो बात तुमको याद रखना है। तो सेल एंड लीज बैक नॉर्मल क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन एंट्री और आरओयू के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा सेल एंड लीज बैक प्लस ऑफ मार्केट टर्म्स, तो एक लोन लेंगे हम लोग उसका एंट्री, दूसरा कंबाइंड एंट्री, और उसके बाद आरओयू का अमाउंट निकालने के लिए तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। परफेक्ट। और उसमें जो एल का अमाउंट होगा वो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस माइनस लोन का अमाउंट। ठीक है, इसको याद रखने के लिए हिंट क्या है कि जब भी ऑफ मार्केट टर्म्स का क्वेश्चन होता है, जब भी लोन का कंपोनेंट आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी लोन लिए है ना, पहला उसको कैश रिसीव्ड से माइनस करेंगे। 90 करोड़ का सेल हुआ था, तो कैश जो कंबाइंड एंट्री होगा उसमें जो कैश जाएगा वो 75 करोड़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कैश के अमाउंट से हम लोगों को पहले जो भी आती है, क्या उसको कहते हैं, लोन का अमाउंट, उसको माइनस करना है। तो 90 माइनस 15 करोगे तो 75 करोड़। ठीक, और उसके बाद जब लीज लायबिलिटी का अमाउंट निकालोगे तो उस टाइम भी तुमको लीज लायबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू में से तुमको 15 करोड़ का आती माइनस करना होगा। ठीक है, परफेक्ट। इसी क्वेश्चन के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27.2 इलस्ट्रेशन नंबर 45 दिया हुआ है, जो तुम्हारा अथी के ऊपर है, क्या उसको कहते हैं, इस पे सेल एंड लीज बैक एट ऑफ मार्केट टर्म्स का क्वेश्चन है। तो ऑफ मार्केट टर्म्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला लोन कंपोनेंट निकाल लो, क्योंकि इसमें 2 एंट्री देना होगा, पहला लोन का एंट्री और दूसरा कॉम्बिनेशन एंट्री। तो पहले लोन का अमाउंट निकालो। तो लोन का जब अमाउंट निकालोगे तो तुमको पता चलेगा कि लोन का अमाउंट है 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख का एंट्री दे दी, कैश टू लोन। ओके, और जब कॉम्बिनेशन एंट्री दोगे, कैश अकाउंट डेबिट, आरओयू अकाउंट डेबिट टू पीपी टू एलएल और बैलेंस और पीएल। तो जो कैश का अमाउंट होगा वो क्या होगा, टोटल अमाउंट माइनस जो भी तुम्हारा लोन का अमाउंट है। टोटल अमाउंट था 30 लाख रुपया, लेकिन लोन का अमाउंट 3 लाख, तो कैश जाएगा 27 लाख रुपया। ठीक, आरओयू का अमाउंट अभी ढूंढ नहीं सकते हैं, पीपी का अमाउंट तुम दे दो 15 करोड़ जो भी कैरिंग अमाउंट है, और टू एलएल जो होगा, एलएल क्या होगा, डेट विल बी प्रेजेंट वैल्यू माइनस लोन का अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो वो तुम्हारा आ रहा है 14 करोड़, लेकिन उसमें लोन का अमाउंट तुमको माइनस करना होगा 3 लाख रुपया। 14 लाख माइनस 3 लाख, तो एलएल का अमाउंट जाएगा सिर्फ 11 लाख रुपया। ठीक है, अब आरओयू का अमाउंट निकालोगे तो आरओयू का अमाउंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कैरिंग अमाउंट एलएल जब सेल हुआ था तब तो कैरिंग अमाउंट था तुम्हारा 15 लाख रुपया, और फेयर वैल्यू था तुम्हारा 27 लाख रुपया। मेरे भाई तुम तो बोलोगे कि फेयर वैल्यू तो तुम्हारा अथी है 30 लाख रुपया है, 27 लाख क्यों लिख रहा है? अरे भाई, मेरा मतलब फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है जितना पे बिकना चाहिए, तो बिकना कितना पे चाहिए, 27 लाख पे, तो डैट इज वहाँ फेयर वैल्यू लिखाएगा 27 लाख में। और क्वेश्चन में भी हमको लगता है कि फेयर वैल्यू 27 लाख रुपया दिया हुआ है, पेज नंबर 27.29। देखो, फेयर वैल्यू 27 लाख रुपया दिया हुआ है, इलॉजिकल हम बेमतलब यहाँ पे 30 लाख लिखे हुए हैं, फेयर वैल्यू 27 लाख था ही, तो एट टाइम ऑफ सेल 15 लाख रुपया कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू 27 लाख रुपया। एट टाइम ऑफ लीज फेयर वैल्यू क्या होता है, डेट इज अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी कितना है 1193। जब कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा आरओयू का अमाउंट 6 लाख है, तो उसके बाद तुम अपना अति कर सकते हो, एंट्री दे दिए तुम। तो अब ये क्वेश्चन, ये तो डे 1 एंट्री हो गया, पहला एंट्री लोन अमाउंट, दूसरा एंट्री तुम्हारा इसका अमाउंट लीज का अकाउंटिंग, ये तो हो गया डे 1 एंट्री। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पूरा लीज टर्म का एंट्री करो, लीज टर्म जो भी है 3 साल का 10 साल का, तब तक अगर तुमको अगर एंट्री देना है तो कैसे एंट्री दोगे, पहला लोन का एंट्री है, तो लोन का इंटरेस्ट जो आएगा तो उसका इंटरेस्ट का तुमको पेमेंट देना होगा, कि इंटरेस्ट का एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लोन, और उसके बाद लोन टू कैश, ये 2 एंट्री देना होगा ईयर एंड पे, इसका किस चीज़ का, लोन को लेके। अब जो हम लोग लीज लायबिलिटी लिए हैं उसका भी एंट्री देना होगा, आरओयू जो अपने एसेट्स में आया है उसका डेप्रिसिएशन, और उसके बाद जो हमारा ये है, क्या उसको कहते हैं, लीज लायबिलिटी है, उसको तुमको क्या करना होगा, इंटरेस्ट अनवाइंड करना होगा, और उसके बाद पेमेंट करना होगा। तो वही एंट्री दिया हुआ पेज नंबर 65 पे भी। देखो, ईयर एंड पहले डेप्रिसिएशन दिया है, और उसके बाद लीज लायबिलिटी का देखो 2 एंट्री दिया है, इंटरेस्ट अनवाइंड और उसके बाद पेमेंट, और जो लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट और उसका पेमेंट। परफेक्ट।
समझ में आ गया तुमको? क्लीन एंड क्लियर आ गया। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, नॉर्मल चीज़, कि तुम तो बोल दिए बहुत आसानी से कि ईयर एंड पे लीज लाइबिलिटी का अमाउंट इंटरेस्ट अनवाइंड कर देना और ये लोन का भी इंटरेस्ट का पेमेंट कर देना, दोनों चीज़ बोल दिया। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है कहाँ से निकालेंगे? अरे इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए एलआईटी ढूंढना होगा, एलआईटी बनाना होगा। तो लीज लाइबिलिटी का जब एलआईटी बनाओगे वर्किंग नोट 1 में, ओपनिंग तुमको मिला हुआ है, इंटरेस्ट का रेट भी पता हुआ है, लेकिन रीपेमेंट कितना करना है तुमको पता है? तुम बोलोगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 लाख रुपया है, लेकिन मेरे भाई 2 लाख का जो अमाउंट जो रीपे कर रहे हो वो तुम पूरा अमाउंट रीपे कर रहे हो जब तुम लीज ले रहे हो 30 लाख का। लेकिन हम तो डिवाइड करती हैं, 30 लाख का लीज नहीं दिखा रहे, सिर्फ 27 लाख का लीज दिखा रहे, 3 लाख का तो लोन दिखा रहे हैं। तो 2 लाख का अमाउंट, उसमें लोन का भी इंटरेस्ट है और इसका भी इंटरेस्ट है, लीज लाइबिलिटी का भी, तो उसको बाइफरकेट करना होगा। तो 2 लाख रुपया को तुमको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि लीज लाइबिलिटी में कितना इंटरेस्ट जा रहा है और फिनेंस लीज लाइबिलिटी में कितना अमाउंट जा रहा है और लोन का अमाउंट कितना जा रहा है। तो वही तुम अति के हिसाब से बाइफरकेट कर दोगे, तुम आ जाएगा, और वैसे तुम रीपे कर दोगे। तो ई जो क्वेश्चन बना वो कौन से हिसाब से बना? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसी, मतलब जो सेलर है। लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस बायर दैट इज लेसर, उसके अथी में अकाउंट्स में कैसे उसके बुक्स में कैसे एंट्री दोगे? नॉर्मल एंट्री जाएगा। क्या एंट्री जाना चाहिए? अरे मेरे भाई, जब हम लोग लेसी के बुक्स में क्या कर रहे थे कि एक तो लोन ले रहे थे, तो लेसर के आपने बुक्स में लिखेगा कि लोन दे रहे हैं, तो वो वहाँ जाएगा, वो क्या लिखेगा? लोन अकाउंट डेबिट, लोन गिवन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए एसेट है। लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू कैश 3 लाख रुपया। पहला एंट्री कर रहा था कि उसको लोन मिल रहा था लेसी, तो लेसर किया कि लोन दे रहा है। दूसरा एंट्री दे रहा था लेसी लीज का, कि उसको लीज पे वो सामान ले रहा है, ठीक है। तो लेसी के लिए तो सिंगल अकाउंटिंग है, तो उसको एसेट रिकग्नाइज और लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना होता है। लेकिन लेसर उसको तो ओएल और एफएल दोनों में से कर सकता है। क्वेश्चन बोला कि ओएल अगर कर रहा है, ओएल से क्वेश्चन बना रहा है, तो ओएल का जब क्वेश्चन बना रहा है तो लेसी जब ओएल के हिसाब से कर रहा है तो वो एसेट अपना देगा नहीं अपने बुक से। क्लीन एंड क्लियर। वो नहीं देगा तो डे 1 वो एंट्री नहीं देगा। ईयर एंड पे जब ईयर एंड पे वो लिखेगा कि हमको इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो उसका एंट्री देगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू दिस, और उसके बाद जब उसको कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा लीज। परफेक्ट, यही एंट्री बनेगा। एक एंट्री हम क्या मिस कर गए कि ये तो लीज का बात हो गया, सेल भी हुआ था, सेल एंड लीज का क्वेश्चन था, तो सेल का भी एंट्री देना होगा कि पीपीई टू कैश। तो टोटल एंट्री कितना होगा? लेसर के बुक्स में जो बायर है, पहले बाय किया फिर लीज किया, लीज पे दिया, तो उसके बुक्स में क्या लिखाएगा? पहले लोन दिया वो तो लोन गिवन टू कैश, फिर उसके बाद एक तो लोन दिया, ऊपर से एसेट बेचा, एसेट को लीज पे दिया, तो पीपीई और सॉरी, एक तो लोन दिया 3 लाख रुपए का, ऊपर से एसेट उस दिन खरीदा भी था। लोन इसीलिए दे दिया था ना, कहे कि एसेट को लेके बात था। तो पीपीई टू कैश, सॉरी फिर से बोल रहे हैं, ठीक है। पहले पीपीई लोन पे, पहले पीपीई खरीदा, सेलर और बायर था, तो बायर पहले क्या एंट्री देगा? खरीदा, पीपीई टू कैश, और उसके बाद वो लोन दे रहा है उसको, तो 3 लाख लोन गिवन टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे लीज का कोई एंट्री नहीं होगा डे 1, इशारा एंट्री खरीदने का और लोन देने का वो डे 1 एंट्री कर रहे हैं, लेकिन लीज पे देने का कोई एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज में हम लोग एसेट नहीं दे रहे होते हैं। परफेक्ट। तो ईयर एंड पे इंटरेस्ट का तुम अथी एंट्री ड्यू करोगे और पेमेंट करोगे, बस। बाय बाय।